सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री? तो इसका हमने एक इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत किया था। अभी इसी को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। हम्म, तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी कम टू नो अबाउट द अर्लीस्ट कल्चर्स। तो उसमें हमको क्या पता लगता है कि उन्होंने कैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ पर हुई, कौन से ईरा में हुई, फिर इंडिया के कौन से पार्ट्स में हुई। ठीक है, हाउ नेचुरल रिसोर्सेज वर यूटिलाइज्ड, how they cleared forests, and how they found villages, cities, how villages, cities, etc., and large kingdoms were founded. Then we also come to know about when writing started. Now, see what is the difference between a civilization and a non-civilization. When you what is the stage when you call a group of people to be civilized? हम बोलते हैं ना सिविलाइज्ड है और सिविलाइज्ड नहीं है, तो उसका मीनिंग क्या है? सिविलाइजेशंस तब इस्टेब्लिश होती है जब वहाँ पर आर्ट ऑफ राइटिंग इस्टेब्लिश होती है, जहाँ के लोग जब लिखना जानते हैं, लिखने जहाँ के लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं, वहाँ के लोगों को सिविलाइज लोग बोलते हैं। तो सिविलाइजेशन की डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है विद द एबिलिटी टू राइट। ओके, तो वो यहाँ पर कब शुरू हुई? तो ऐसे तो यहाँ पर ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ही एक स्क्रिप्ट मिली है। वो स्क्रिप्ट का फॉर्म भी बोस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, बिकॉज वो स्क्रिप्ट, नाउ सी देर आर सम स्क्रिप्ट्स विच आर रिटन इन दिस वे। नाउ नॉर्मली स्क्रिप्ट्स आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ऐसे चलता है जैसे हम अभी भी जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़ रहे हैं, ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड, दैट इज वी आर रीडिंग इट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट टू राइट। Some scripts are written from read and written from right to left. For example, उर्दू अगर पढ़ोगे तो वो ऐसे पढ़नी होती है, इधर से पढ़ी जाती है। तो हमारा जो किताब का आखिरी पन्ना होता है वो उर्दू अरेबिक बुक्स का फर्स्ट पेज होता है, बिकॉज वो उसकी डायरेक्शन इस वे में होती है। ओके, एंड देर इज वन स्क्रिप्ट कॉल्ड बोस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई गई थी। उसमें एक लाइन ऐसी होती है और एक लाइन ऐसी होती है, सो जहाँ पर मिक्सचर होता है दोनों इसका, सो दोज स्क्रिप्ट्स आर कॉल्ड एज बोस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट्स। तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर ही इंडिया में थी। सो इंडिया हैड एबिलिटी ऑफ राइटिंग ऑलमोस्ट इन 2500 BC, यानी आज से 4500 साल पहले या उससे भी पहले। सो वी हैव अ बिग हेरिटेज ऑफ सिविलाइजेशन। यानी ये वो वक्त है जब आज की जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हम बोलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, यहाँ पर लोग कपड़े भी पहनना नहीं जानते थे। यानी वो तो स्टोरेज में था। मतलब वहाँ पर कोई टेक्सटाइल वगैरह नहीं था। दे यूज टू हाइड देयर बॉडीज बिहाइंड एनिमल स्किन्स। इस लेवल की से के लोग थे। और एक तरफ यहाँ पर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी जहाँ पर राइटिंग भी जानते थे लोग। ओके, हाँ, नाउ इंडिया हैज ऑलवेज, हमको हमको हिस्ट्री पढ़ने से एक इम्पॉर्टेंट चीज पता लगती है कि इंडिया हैज बीन अ क्रूसिबल ऑफ एथनिक ग्रुप्स। क्रूसिबल का मीनिंग क्या है? एक ही चीज यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई, यानी मेल्टिंग पॉट। तो यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स, कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे शुरुआत से आए? तो अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आर्यंस 1500 BC में आए थे, यानी आज से 3500 साल पहले। फिर उसके बाद भी माइग्रेशंस होती रही। उसके बाद इन आर्यंस के बाद ग्रीक्स आए, स्काइथियंस, हुन्स, टर्क्स, ठीक है, कुशन्स, शाकाज, इतने सारे लोग आए। तो इतने सारे लोग अपने साथ एक यूनिक कल्चर लेके आए, एक बहुत सारी चीज़ें लेके आए। कुछ लोगों ने यहाँ पर राज किया, कुछ यहाँ से चले गए। तो जो लोग, ज़्यादातर लोग लेकिन इंडिया में आए, जो भी आए वो यहीं पे सेटल हो गए। ओके, except the British. By and large, most of the people who ruled India got assimilated into Indian society and they eventually stayed here. और फिर वो असिमुलेट हो गए, यानी इसी सोसाइटी का, इसी देश का एक अभिन्न अंग बन के रह गए। ओके, उनकी फ्यूचर जनरेशंस भी यहीं पे है। और अभी भी वो एक मिक्स्ड रेस है इंडियंस। हमारा भी जो ब्लड लाइन है वो कोई एक यूनिक ये नहीं है ना, और वी डोंट नो कि वो किस ब्लड लाइन को कौन फॉलो कर रहा है।
Okay. Then apart from that, there has been a big, one of the most remarkable feature of Indian history is the कमिंगलिंग ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, यानी एक नॉर्थ और साउथ का एक अपना इंटीग्रेशन हुआ है। तो इसमें द आर्यन एलिमेंट्स आर इक्वेटेड विद वैदिक एंड संस्कृत कल्चर ऑफ द नॉर्थ, और फिर दूसरी तरफ तमिलियन कल्चर यानी जो प्री आर्यन कल्चर है, जिसको जो साउथ इंडिया से एसोसिएट होता है, वो द्रविडियन कल्चर के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो इसमें दो यूनिक अलग अलग सिस्टम्स का एक मिलन हुआ है यहाँ इंडिया में। तो कैसे सांस्कृतिक एंड नॉन सांस्कृतिक टर्म्स, ठीक है। तो वेदों में भी कई सारे जो वर्ड्स है वो ओरिजिनल संस्कृत के नहीं है, उसमें कई सारे वर्ड्स यहाँ के नेटिव लैंग्वेजेस के लिए गए, जिसको द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, और वो तमिल कल्चर से एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पर नॉन वैदिक अलग अलग भाषाएं भी रही, यहाँ पाली भाषा रही है। बुद्धा के जितने भी बुद्धा के टाइम के जितने भी टेक्स्ट है वो सब पाली लैंग्वेज में कंपोज किए गए, ठीक है। और पाली प्राकृत, मतलब जो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। एक्चुअली संस्कृत के साथ एक इंडिया में प्रॉब्लम ये रहा है कि संस्कृत ऑलवेज रिमेन्ड अ लैंग्वेज ऑफ द इलीट, और इसीलिए एक बहुत वंडरफुल लैंग्वेज होने के बावजूद भी हमको आती नहीं है, जबकि वो यहीं से थी। इनफैक्ट वो इतनी स्ट्रक्चर्ड, एक्चुअली लैंग्वेजेस जो होती है वो उसका पैमाना क्या होता है कि कैसे देखेंगे कौन सी लैंग्वेज कितनी वेल डेवलप्ड है, तो उसका एक बेसिक ये होता है कि हाउ स्ट्रक्चर्ड द लैंग्वेज इज। सो संस्कृत इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, और वो इतनी स्ट्रक्चर्ड है कि इनफैक्ट देयर वाज अ रिसर्च गोइंग ऑन इन 90s। तो बाद में उस रिसर्च का पता नहीं क्या हुआ, दैट इट शुड बी यूज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। सो अनदर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इज जर्मन। तो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है कि एग्जैक्ट उसके जो प्रोनाउंसिएशंस है और उसके जो वर्ड्स है उसमें शार्पनेस जो पड़ती है, शार्पनेस जो रहती है, दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो संस्कृत रिमेन्ड ऑलवेज अ लैंग्वेज ऑफ elite, and the common people always spoke प्राकृत लैंग्वेज, ओके। एंड बुद्धा का मैसेज जो है वो कॉमन लोगों में इसलिए पॉपुलर हुआ, एंड व्हाई बुद्धा गॉट पॉपुलर वेरी फास्ट, द रीजन वाज दैट ही कम्युनिकेटेड इन प्राकृत, एंड he communicated with the masses, he did not live in palaces, और masses और इनके साथ जो कांटेक्ट हुआ उसमें बेसिक लैंग्वेज में ये उसने अपना मैसेज दिया, और इसीलिए बुद्धिज्म बहुत फास्ट फैला इंडिया में, ओके। फिर अब लिटरेचर में जो है इंडिया का, अब हमको इम्पोर्टेंस हिस्ट्री का पढ़ने का इसलिए भी जरूरी है कि अपना जो एक बहुत बड़ा क्लास ऑफ लिटरेचर है। अब इंडिया का लिटरेचर इतना वास्ट है कि पूरी दुनिया में इतने एंशिएंट टाइम का लिटरेचर कहीं नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट सम सिविलाइजेशंस लाइक चाइना वगैरह में शायद मिले, लेकिन इंडिया में उस लिटरेचर में भी बहुत डाइवर्सिटी है। लाइक नॉर्थ इंडिया का लिटरेचर अलग था, वो वेद और इसके फॉर्म में था, वेद और उसके जो ऑफशूट्स है जैसे कि उपनिषद हो गए, गीता हो गई, ठीक है, द ब्राह्मणास, द आर्यन आरण्यक, जिसके बारे में हमने कल एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, तो वो उस फॉर्म में होगी थी। और साउथ इंडिया का एक पूरा अलग क्लास ऑफ लिटरेचर था, दैट वाज कॉल्ड द संगम लिटरेचर, जो 300 बीसी से 600 एडी के बीच में लिखा गया, ठीक है। अब जो ईस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वो वहां पर एक मुंडा लैंग्वेजेस बोली जाती थी, और उनको कोलारियन लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, और उसमें से भी कई सारे वर्ड्स संस्कृत में इंटीग्रेट किए गए, और इनफैक्ट वो वेदों में यूज भी किए गए, ओके। सो दिस इज हाउ देयर वाज अ इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, एंड उसका एक बेसिक अपने को ये पता लगता है लिटरेचर से। देन there comes the impact of Buddhism and Jainism. अब ये हिस्ट्री पढ़ के ही तो हमको पता लगता है कि यहाँ पर दो महापुरुष होके गए, गौतम बुद्ध और महावीर। तो उन्होंने अपना मैसेज में क्या बताया, तो उन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत कैसे हुई, बुद्धिज्म के बेसिक टेनेट्स क्या थे, जैनिज्म की शुरुआत कहाँ हुई और उसके बेसिक टेनेट्स क्या थे, ठीक है।
बुद्धिज्म और जैनिज्म का इंडियन सोसाइटी पे एक बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है। तो उसमें जैनिज्म का बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन बुद्धिज्म का बहुत बड़ा रहा है। और एक समय था जब पूरा देश बुद्धमयी था। और अगर कोई एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन अगर इंडिया में कह सकते हैं, वो पहला तो वो बुद्धिज्म ही था। हिंदुइज्म एज सच डेवलप नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। वो वो इसलिए हुआ बिकॉज बुद्धिज्म फिजल्ड आउट। बुद्धिज्म में इंडिया में कई सारे मैल प्रैक्टिसेस आनी शुरू हुई, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई। एंड जो मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जिनका बेसिक काम होता है बुद्धिज्म को फैलाना, वो खुद ही लैविश लाइफ जीना उन्होंने शुरू किया था। उनके मोनेस्ट्रीज में बहुत पैसा आने लगा था। एंड बेसिकली दे बिकेम मटेरियलिस्ट। जो बुद्धा ने बोला उसके एग्जैक्टली उल्टा होना शुरू हो गया था। एंड दैट इज व्हाई बुद्धिज्म फेल टू गेन पॉपुलैरिटी। और फिर धीरे धीरे उसका पॉलिटिकल पैटर्नेज भी खत्म हो गया, होता गया। सब्सिक्वेंट रूलर्स जो आया अशोक के बाद वगैरह, नॉर्थ इंडिया में भी साउथ इंडिया में भी, उन लोगों ने हिंदुइज्म को फेवर करना शुरू किया। वैष्णव हिंदुइज्म एज सच नहीं था कुछ। सी देयर वर कल्ट्स जिसको हम हिंदू रिलीजन का पार्ट मानते हैं। देयर वर वेरियस कल्ट्स, दैट मींस अ कल्ट दैट वुड वर्शिप शिवा, अ कल्ट दैट वुड वर्शिप विष्णु। तो वैष्णविज्म, शैविज्म, ऐसे कल्ट्स थे। अब इन सबको ओवरऑल हम हिंदुइज्म का पार्ट मानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हिंदुइज्म इज जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस पे जो अपने दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पे एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी है। दैट इज हिंदुइज्म अ वे ऑफ लाइफ। सो हिंदुइज्म हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विथ अ वे ऑफ लाइफ, नॉट अ रिलीजन। क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो रिलीजन के इसमें क्वालिफाई नहीं होती, बट नेवरदलेस उसकी जो डीप फिलोसॉफीज है, उससे एसोसिएटेड जो रिचुअल्स है, उन सबको क्लास करके हम उसको एक धर्म मानते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आज की डेट में जो हिंदुइज्म जो चलता है, दैट इज ओनली अबाउट वर्शिपिंग गॉड्स एंड गॉडेसेस, और उसमें आरतियां और ये सब है। तो वो सब तो एक्चुअली ओरिजिनल हिंदुइज्म का पार्ट नहीं। द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, इफ यू वांट टू लर्न, वो एक ही किताब में है, जो है गीता, भगवत गीता। और गीता कोई पढ़ता नहीं है। सबके घर में दुनिया भर के आरतियों की किताबें या बुकलेट्स होती है, गीता वगैरह किसके घर में होती है? होती भी है तो उसको पढ़ता कौन है, ठीक है। एटलीस्ट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस अपनी रिलीजियस टेक्स्ट उसको पढ़ते तो है, यानी बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हिंदूज कहाँ पढ़ते हैं गीता? सो हिंदुइज्म का यही अभी चेंज हो गया, उसका फिलोसॉफिकल बेस खत्म हो चुका है। ओके, देन उसके अलावा हमको ये पता लगता है हिस्ट्री पढ़ने से कि भारत, ये पहली बात तो भारत नाम कहाँ से आया, ठीक है। सो भारत का नाम आया है, एक एंशियंट ट्राइब था यहाँ पर, भारता करके, उसकी की वजह से। सो भारतवर्ष, वो अपनी जगह जहाँ वो रहते थे उसको भारतवर्ष बोलते थे। और ये जो भारत ट्राइब है, ये आर्यन ट्राइब था, ठीक है। सो ये जितने भी इनके डिसेंडेंट्स थे, अब कौरव, पांडव, कुरुज, पुरुष, पंचालाज, ये सारे इन्हीं के अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे जो भारत ट्राइब से निकले। एंड उसकी वजह से इंडिया का नाम भारत पड़ा, ठीक है। अब उन्होंने केरल, अब उन लोगों ने कई सारे जो अपने लिए टाइटल्स लिए थे, जैसे कि चक्रवर्ती महाराज, ओके। देन कुछ चक्रवर्ती महाराज होके गए। चक्रवर्ती मतलब ये होता है जो बहुत बड़े सम्राट होते हैं। तो अशोक अपने आप को चक्रवर्ती कहता था, समुद्रगुप्त को बोलता था। देन 7th सेंचुरी में पुलाकेशिन एक चालुक्यन किंग था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था या नहीं हराया था पता नहीं, इसके ऊपर हिस्टोरियंस का डिस्प्यूट है। तो वो भी अपने आप को, उसने अपने आप को चक्रवर्ती का टाइटल दिया था, जबकि इन रियलिटी चक्रवर्ती महाराज जो होता है वो बहुत ही बड़ा सम्राट होता है, यानी ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ओके। अच्छा, फिर उसके अलावा भारतवर्ष, ये जो अपना नाम है, इसमें हिंद वर्ड कहाँ से आया? हिंद और हिंदू, ये वर्ड ही कहाँ से आया? तो इट इज बिकॉज ऑफ सिंधु रिवर। सो द इंडस रिवर को सिंधु रिवर बोलते हैं। एंड द अरब्स कुड नॉट प्रोनाउंस द वर्ड एस, तो उसको हिंद बोलते थे, सिंध को हिंद बोलते थे। और सिंधु रिवर के इस तरफ रहने वाले लोग, ईस्ट साइड में रहने वाले लोग हिंदू हो गए। तो हिंद रिवर एक्चुअली वो सिंध रिवर है, बट अरब्स प्रोनाउंस, ये एक्चुअली वर्ड अरब्स ने दिया है। हिंदू वर्ड जो है ये अरब्स ने दिया है,
ठीक है. So it is derived from the word Sindhu, or since S is not present in Arabic, so they called it Hindu, Hind, and the people living is on this part of हिंद आर हिंदूज, और जो उस जगह का लैंड होगा उसको बोलेंगे हिंदुस्तान. ठीक है. हिंदुस्तान, हिंदू, इन वर्ड्स का ओरिजिनेशन इस तरह से हुआ है. ओके. देन प्राकृत has served as the lingua franca of the country. Lingua franca मतलब जो मासेज ने जिस लैंग्वेज को बोला है. ठीक है. तो अब अशोक कन इंस्क्रिप्शंस जो है वो ज्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में, बिकॉज अशोक हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म. अशोक का कोई भी जो रॉक एडिक्ट और ये है वो तुमको संस्कृत में नहीं मिलेगा, वो पाली प्राकृत में है. एक्चुअली उसका लिखने वाले पार्ट को पाली बोलते थे, और प्राकृत जो भाषा बोल दी जिस वे में उसको बोला जाता था उसको प्राकृत बोलते. सो द कंबाइंड इन अ कंबाइंड वे दैट एंटायर लैंग्वेज इज कॉल्ड पाली प्राकृत. ओके. तो अभी जितनी भी इंडिया की लैंग्वेजेस है जो कॉमन लोग बोलते हैं वो प्राकृत का ही एक ऑफ शूट है. और ऑफ कोर्स सारी लैंग्वेजेस की मदर अगर बोलोगे तो वो संस्कृत है. ओके. और जो स्क्रिप्ट थी उसको ब्रह्मी स्क्रिप्ट बोलते हैं. जो जिस स्क्रिप्ट में, एवरी लैंग्वेज हैज अ स्क्रिप्ट, राइट. हम अब जैसे ये लिखा ए, ये ए बी, ये एक स्क्रिप्ट है. ये लिखा है अ, ठीक है. आ, ये भी एक स्क्रिप्ट है. ऑलराइट. तो इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं. एंड दिस इज अ ब्रह्मी स्क्रिप्ट, या इसको देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं. दिस इज अ ग्रेगरियन स्क्रिप्ट. चाइनीज लैंग्वेजेस की पूरी अलग स्क्रिप्ट होती है. उनकी जो ये होते हैं, नो दिस आर सम डिफरेंट, दिस इज सम डिफरेंट स्क्रिप्ट. ऑलराइट. तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस इन इंडिया आर इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट. ओके. देन द रोल ऑफ एपिक्स. अब ये एपिक्स जो है एंशिएंट इंडिया में रामायण और महाभारत, ये दो मेजर एपिक्स होके गई है. ठीक है. Now these epics are studied with the same zeal and devotion in the land of Tamils in the as in the intellectual circles of Banaras and Takshashila. तो ये दोनों लैंग्वेज, इनफैक्ट रामायण जो है उसके तो 22 वर्जन है. नाउ एंड देखो, कंप्लीट रामायण आई टोल्ड यू वाज फाइनली, वो रामायण वाज फाइनली कंपाइल्ड इन 12th century AD. ओके. और फिर 16th century AD में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी जिसमें राम को भगवान माना गया. बट अदरवाइज जो 12वीं शताब्दी तक जो रामायण कंपोज हुई है उसमें राम को भगवान नहीं माना. राम हैज बीन टोल्ड एज अ प्रिंस और अ किंग, और उससे एसोसिएटेड जो भी स्टोरी है. तो रामायण का कैसा है कि रामायण का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन अदरवाइज उसके 22 लैंग्वेजेस में उसको लिखा गया है रामायण को. और हर इसमें अपने लोकल स्टोरीज उसमें ऐड हुई है. हर रामायण के वर्जन में लोकल स्टोरीज ऐड हुई है. अब जैसे जो तमिल रामायण है उसमें तुमको बेसिक स्ट्रक्चर सेम मिलेगा, दैट इज उसमें राम है, सीता है, रावण है, लेकिन उसमें कई सारे लोकल एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं. सेम इज एक, इनफैक्ट रामायण का एक वर्जन तो उर्दू में भी है. ओके. सो उस रामायण में ही बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है. एंड फिर द ग्रेटेस्ट एपिक इज महाभारत. तो महाभारत की भी शुरुआत, अब महाभारत वाज अ बैटल फॉट बिटवीन टू ग्रुप्स हु बिलोंग टू द सेम ब्लड लाइन. और वो कुरुस, कौरव और पांडव जिसको हम बोलते हैं, ये सब पुरु क्लैन के वंशज थे. ओके. और इनके बीच में जो बैटल हुआ उसको महाभारत बोलते हैं. तो दैट महाभारत बैटल वाज फॉट समवेयर इन 10th century BC. ठीक है. 10th century BC. तो ये जो बैटल था ये कोई बहुत बड़ा बैटल नहीं था. एक लोकल फाइट हुई होगी किसी जमाने में, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एपिक बन के तैयार हो गई. और इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स और स्टोरीज और उसकी सब स्टोरीज और ढेर सारे कैरेक्टर्स धीरे धीरे ऐड होते होते ये फाइनली इसका जो फाइनल कंपाइलेशन हुआ वो था 4th century AD में. ठीक है.
4th सेंचुरी एडी में इसका फाइनल कंपाइलेशन हुआ महाभारत का. So it was a big span of almost 1400 years. ठीक है. अब उसके अलावा हिस्ट्री का हमको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें जो हमको पता लगती है कि हमको पढ़ने का या सीखने का, अपने गलतियों को चेंज करने का एक सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, वो ये देखने में कि वर्ण व्यवस्था कैसे शुरू हुई थी एंड हाउ डिड कास्ट सिस्टम बेसिकली ओरिजिनेट इन इंडिया, और उसका क्या स्टेटस इन ड्यू कोर्स ऑफ हिस्ट्री रहा है और अभी क्या है, और उसको हम अभी कैसे सुधारेंगे. ओके, so the most important part is that how past is relevant to our present. Okay, तो हमारी आज की डेट की कई सारी प्रॉब्लम्स जो है एक्सक्यूज मी, उसका सॉल्यूशन हमको पास्ट में ही देखना होगा. सो पास्ट में कैसे, यानी इन द सेंस दैट you can solve your present day problems by delving into the past and by learning how it originated. देखो जैसे कोई डिजीज होता है, कोई भी डिजीज को क्योर करने के लिए बेसिकली उसकी इटियोलॉजी का मालूम होना जरूरी. इटियोलॉजी का मतलब ये है कि हाउ इट स्टार्टेड, और वो स्टार्ट कैसे हुई ये अगर पता लग गया तो उसका रेमेडी का मतलब या तो सर्जरी या मेडिसिन उसका ढूंढना आसान हो जाता है. तो कई डिजीजेज है जिनकी इटियोलॉजी ही नहीं पता, इसलिए उनका क्योर भी नहीं है. जैसे कि कैंसर का अभी तक इटियोलॉजी पता नहीं लगी. यानी कैंसर होता है ये सबको मालूम है, अलग अलग फॉर्म्स टाइप्स के कैंसर्स होते हैं ये मालूम है, लेकिन वो होते क्यों है ये एग्जैक्टली नहीं पता. अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, लेकिन अगर लंग कैंसर होता है, लेकिन अगर पूरे इसका डेटा देखा जाए वर्ल्ड में तो नॉन स्मोकर्स को लंग कैंसर ज्यादा हुआ है कंपेयर टू स्मोकर्स. ओके, सो यू कांट से कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, सो यू डोंट नो द कॉज ऑफ कैंसर, और इसीलिए वो एक ड्रेडेड डिजीज बन जाता है अगर वो राइट टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुआ तो. ऑलराइट, तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि तुमको प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका पास्ट पता होना जरूरी होता है. सो आज की डेट में जो इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी चीज की हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है, रिलीजियस हो, रिलीजन में भी ढेर सारी मैल प्रैक्टिसेस है. तो हमको उसका ओरिजिन जानना जरूरी है, और वो ओरिजिन ही तो हमको हिस्ट्री से पता लगता है. तो इसीलिए इंपॉर्टेंस हिस्ट्री का इसलिए बढ़ जाता है दैट यू कैन सॉल्व द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स बाय स्टडीइंग द पास्ट. Okay, so we can also know what are the roots of the prejudices. What is prejudice? Prejudice यानी a feeling of hatred. Okay, it is basically part of attitude. That means you have made a mind towards a given class of object in a particular way. And prejudice word जहाँ यूज होता है वो नेगेटिव कोनोटेशन है उसका, कि वो तुमने नेगेटिव उसके लिए अपना व्यू बना के रखा है. सो प्रिजुडिस किसी भी इसमें हो सकता है, वो कास्ट बेस्ड हो सकता है, वो रेशियल हो सकता है बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स. ओके, फिर कम्युनल हो यानी रिलीजन बेस्ड हो सकता है, एथनिक बेस्ड हो सकता है बिटवीन टू लिंग्विस्टिक रीजन्स या बिटवीन टू एरियाज, कुछ भी हो सकता है. तो प्रिजुडिस, प्रेजेंट डे प्रिजुडिसेस हटाने के लिए तुमको वो कहाँ से शुरुआत हुई और वो क्यों थे, वो कब से थे, वो अगर पता लगे तो तुम उसको बहुत आसानी से हटा सकते हो. और फिर उसके लिए वैसे लॉज बना सकते हो, वैसे चेंजेस कर सकते हो, सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो. घूम फिर के प्रेजुडिस खत्म करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज गुड एजुकेशन सिस्टम. जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम साउंड होता है, अब जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के लोग थोड़ी ना ये हिंदू मुस्लिम जात पात इन सब के बारे में सोचते, वो सब इन सब चीज़ों के ऊपर उठ चुके हैं, और इसीलिए वो सोसाइटी इतनी डेवलप्ड है. इंडिया जब तक इन सब चीज़ों में पड़ी रहेगी, इंडियन सोसाइटी कभी डेवलप नहीं हो सकती. और अनफॉर्चुनेटली आज़ादी को भी इतने साल हो गए, हम 21वीं सदी में भी आ गए, अभी भी उसके एसोसिएटेड इतने सारे प्रिजुडिसेस है. इंडिया में पूरे इलेक्शंस कास्ट के नाम पे लड़े जाते हैं. तो अब जब तक ये चलता रहेगा इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और वो कब खत्म होगा ये इसका तो कोई खत्म होने का चांस नहीं दिख रहा, और इनफैक्ट वो बढ़ता हुआ ज्यादा दिख रहा है. ओके, हाँ, नाउ apart from that we also study the obstacles that hamper the development of country. ठीक है, सो यहाँ पर कैसे सोशल इनजस्टिस रहा है. अब कई लोगों को
कई इसमें ये था कि ओल्ड वे को हमको रिस्टोर करना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वे ऑफ लाइफ वुड रिस्टोर हार्मनी। लेकिन इन रियलिटी अगर हम ओल्ड वे ऑफ लाइफ को रिस्टोर करते हैं तो हम उसके साथ साथ क्या ला रहे हैं, हम उसके साथ इनइक्वालिटीज का सिस्टम भी ला रहे हैं। ओके, सो एज लॉन्ग एज इनइक्वालिटीज प्रिवेल, इंडिया कैन नॉट बी डेवलप्ड। सो यहाँ पे बेसिकली सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो वो सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, वो रियल में भी होना चाहिए, जो होता नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इंडिया में नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी अपना फर्जी राष्ट्रवाद क्लेम कर रहे हैं, और चाहे कोई सेक्युलर क्लेम, उन्होंने कुछ देश के लिए एज सच रूल करने पे ज्यादा एम्फेसिस रहा है, देश की सेवा करने में कम। सो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैव जस्ट बिकम इलेक्शन विनिंग मशीन्स, एंड और लोगों से कोई खास लेना देना नहीं होता। और एक तो दूसरा प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि ज्यादा वोट चाहिए भी नहीं होते पावर में आने के लिए, 30% वोट चाहिए होते। 30% वोट तो तुम मिल कर जमा कर सकते हो, अभी तक कांग्रेस करती थी, अभी बीजेपी कर रही है। सो तुमको अगर 70% लोगों ने रिजेक्ट भी किया तब भी तुम पावर में आके बैठ सकते हो, पूरे जिन्होंने तुमको 70% लोगों ने वोट नहीं किया उनको भी उन पे भी तुम राज कर सकते हो। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर लीस्ट बॉदर्ड। तो हमको बेसिकली ये सारे ऑब्स्टेकल्स जिन्होंने कंट्री की डेवलपमेंट को रोक के रखा है, ये फाइनली हटेंगे कैसे, इसके ऊपर कोई ज्यादा नहीं सोचता। बस गवर्नमेंट्स आती है और जाती है। ऐसे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतने सारे बढ़िया प्रोविजंस है। एक्चुअली डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे होते उसको चलाने वाले लोग। एक बेकार कॉन्स्टिट्यूशन को भी चलाने वाले अगर अच्छे लोग रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले लोग बेकार रहे तो वो बहुत बुरा अंजाम देता है। सो पॉइंट इज, no matter how good the constitution is, the people who actually implement, who run the country, वो अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग लेजिस्लेचर्स में आते हैं, लोकसभा में, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स में। पार्लियामेंट में थोड़ा कम प्रभाव है, लेकिन स्टेट असेंबलीज में तो इनवेरिएबली 50-50, 60-60% लोगों पे क्रिमिनल चार्जेस रहते, क्रिमिनल, एंड दे आर हार्डकोर क्रिमिनल्स एंड दे आर सपोज टू मेक लॉज फॉर द कंट्री और फॉर द स्टेट। और तो क्या होगा, यानी ऐसे लोग समाज को कहाँ से सुधारेंगे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, ठीक है। सो ये ऑब्स्टेकल्स हटाने के लिए हमारा सिर्फ स्टडी नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस फर्स्ट चैप्टर। देन द सेकंड चैप्टर इज मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो नाउ पॉइंट इज, ये जो सेकंड चैप्टर है